अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अधिक उपज के लिए गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी। शुद्ध दुग्ध उत्पादन के लिए दूध निकालने के पूर्व और बाद में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। सरसों की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। गेहूं की बुआई अब लगभग पूरी हो चुकी है और फसल इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर है। तो किसान भाइयों, आप अच्छी उपज के लिए फसल में कई जरूरी कार्यों को करते हैं, जिनमें से एक है उर्वरक प्रबंधन। यदि आप उर्वरक प्रबंधन में लापरवाही करेंगे तो फसल की उचित बढ़वार पर इसका असर पड़ेगा और बाधा आएगी और उपज भी कम मिलेगी। इसलिए आप गेहूं में उर्वरक प्रबंधन कैसे करेंगे, जानेंगे कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर पीसी पांडे से। वैसे तो आपने गेहूं बो दिया होगा, लेकिन अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए चाहे वो गेहूं की फसल हो, उसमें खादों का संतुलित प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम संतुलित प्रयोग नहीं कर रहे हैं खादों का, तो हमारी उपज में बहुत कमी आ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको जो भी संतुलित खाद के बारे में बताया जाता है उसका प्रयोग आप जरूर करें। जैसा कि आपको पता ही है, गेहूं में 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस तथा 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। गेहूं में इन मात्रा को डालने के लिए आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस, पूरी पोटास बुआई करने से पहले जब आखिरी आप तैयारी कर रहे हैं खेत की, उसमें बराबर डाल दें और उसको मिला दें और उसके बाद बुआई करें। बुआई करने के बाद जो आधी नाइट्रोजन बच गई है, उसको आप लगभग 30 दिन बाद खेत में पानी लगा दें और पानी लगाने के बाद जब आपका खेत चलने लायक हो जाए, उस 60 किलो नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में टॉप ड्रेसिंग से बिखराव कर खेत में समान रूप से बिखेर दें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिखेरते समय ध्यान यह रखें कि आधी मात्रा एक तरफ उत्तर दक्षिण की तरफ जाए और आधी मात्रा आप पूरा पश्चिम तरफ के छिड़कें। तो इस तरह से छिड़कने से बराबर रूप से खाद पड़ती है, पौधों को बराबर मात्रा से मिलती है और आपके बढ़वार, खेत की बढ़वार, फसलों की बढ़वार अच्छी होती है और उपज अच्छी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, यदि आप सीमित सिंचित अवस्था में गेहूं की बुआई किए हैं और आपके पास तीसरी एवं चौथी सिंचाई की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में शेष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन को प्रथम सिंचाई उपरांत ओट आने पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। परंतु यदि आपके पास पूरी सिंचाइयों की उपलब्धता है तो इस नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांट लें तथा प्रथम 30 किलोग्राम पहली सिंचाई के उपरांत ओट आने पर और शेष दूसरा भाग बाल निकलने की पूर्व अवस्था पर टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। धान की कटाई तथा गन्ने की कटाई उपरांत खाली खेतों में जब गेहूं की बुआई की जाती है, ऐसे खेतों में जिंक तत्व की कमी देखी जाती है। ऐसी परिस्थिति में गेहूं की बुआई के समय जिंक सल्फेट 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। परंतु जो किसान भाई बुआई करते समय यह मात्रा नहीं डाल पाए हैं, वे खेतों में खड़ी 25 से 30 दिन की अवस्था की फसलों में जिंक सल्फेट 5 ग्राम तथा यूरिया 20 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाएं और इसे छिड़काव करें।
प्रति एकड़ छिड़काव हेतु 250 लीटर पानी का प्रयोग करें। ऐसा करने पर आपकी फसल पर जिंक तत्व की कमी का असर नहीं दिखेगा और आप अपनी फसल से भरपूर उपज प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। शुद्ध दुग्ध उत्पादन के लिए दूध निकालने के पूर्व और बाद में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में अधिकतर किसान पशुपालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और इसी व्यवसाय से अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान पशुओं का दूध निकालते समय साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण दूध दूषित हो जाता है और इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो पशुओं का दूध निकालते समय किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जानते हैं वल्लभनगर राजस्थान के एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर ML गुर्जर से। किसान भाइयों, आज अपन जानकारी देंगे आपको स्वच्छ दूध उत्पादन क्या होता है। दूध उत्पादन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा स्वच्छ दूध उत्पादन उससे भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो साधारण दूध उत्पादन के ही कुछ बिंदुओं को परिवर्तित करते हुए एकदम स्वच्छ वातावरण में पूरी साफ सफाई बरतते हुए स्वच्छ दूध उत्पादन प्राप्त करके पूर्ण की जा सकती है। अब स्वच्छ दूध किसे कहते हैं? स्वच्छ दूध स्वस्थ पशुओं गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त वह दूध होता है जो अच्छी गंध युक्त, धूल, मिट्टी रहित हो तथा जिसमें साधारण जीवाणु बहुत कम मात्रा में व रोगजनक जीवाणु, जिनको अपन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, उसमें अनुपस्थित हो। अब स्वच्छ दूध वह दूध होता है जिसे किसी कपड़े या छननी से छानकर उसकी गंदगी हटा दी जाती है। स्वच्छ दूध जीवन में साथ ही पशुपालक के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। अब स्वच्छ दूध उत्पादन पैदा करने के क्या उद्देश्य हैं? अपन क्यों स्वच्छ दूध उत्पादन करते हैं? उसका पहला उद्देश्य है अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त करना, बेहतर गुणवत्ता के साथ उसकी अच्छी मात्रा में प्राप्त करना। स्वच्छ दूध उत्पादन से दूध की जो रखने की क्षमता है यानी कीपिंग क्वालिटी, लंबे समय तक उसको खराब नहीं होने से रख सकते हैं। दूध से फैलने वाली बीमारियां को काफी हद तक रोका जा सकता है। इससे अडर यानी जो गाय की या भैंस की गादी जो होती है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसमें कोई संक्रमण नहीं पहुंच सकता। इससे स्पष्ट है कि स्वच्छ दूध से बेहतर गुणवत्ता के डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही, छाछ, घी, मावा, आइसक्रीम, पनीर आदि अच्छी क्वालिटी के बनाए जा सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन पशुपालक के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिससे कि उसमें पशुओं से दूसरे पशुओं में रोग नहीं फैलते हैं, दूध को बाजार के समय में अधिक जल्दी समय तक पहुंचा सकते हैं और उसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। स्वच्छ दूध उत्पादन में शामिल व्यक्तियों को संतोष एवं लाभ प्राप्त होता है, जिससे पशु साफ सुथरे आरामदायक वातावरण में रहने से आराम से रह सकते हैं। अब इसके उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं? जिस जानवर से अपन दूध ले रहे हैं उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, उसे कोई संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए और आसपास का वातावरण जो वो साफ सुथरा होना चाहिए। जहां पर अपन दूध निकाल रहे हैं उसके वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। स्वच्छ एवं जो दूध निकालने वाला ग्वाला है उसके हाथ साफ दूसरे धोने हुए होने चाहिए। उसके सिर पे साफा या टोपी होनी चाहिए जिससे लूज बाल वगैरह उसके दूध के अंदर नहीं गिरे। उसके सांप को पहले पानी से अच्छी तरह से हाथ को धो के उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए। उसको कोई बुरी आदत जैसे नशा करना वगैरह, तंबाकू खाना ऐसी नहीं होनी चाहिए। जानवर पर खुरेरा करना चाहिए, यानी जो एक ब्रश आता है जिससे जो बाल हैं जानवर के उसी दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ अपन खुरेरा ब्रश को घुमाते हैं, जिससे कि पशु के शरीर के ऊपर कोई गंदगी होती है या खुले बाल या जो लूज बाल होते हैं वो उस ब्रश से साफ हो जाएंगे तथा पशु के शरीर में जो खून का परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाता है जानवर में। प्लस उसके जो हाथ है वो जैसे लाल दवा जो कैमेनाफोर होता है पोटेशियम परमंगनेट से, उसके पानी के घोल में उसके हाथ धोने के बाद ही दूध निकालना चाहिए, जिससे कि अगर कई बार जैसे एक थनेलर जो रोग होता है अगर एक गाय में है और उसी गाय का दूध निकाल
निकाले और बिना हाथ धोए, बिना लाल दवा में हाथ धोए अगर दूसरे जानवर को दूध निकालेगा घोड़ा, तो उस जानवर में भी वो बीमारी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अपन को ये उस दूध निकालने का पहले ध्यान रखना चाहिए। और स्वच्छ दूध निकालने के लिए स्वच्छ जो आदमी है उसी से निकालना चाहिए। प्लस जो दूध निकालने की प्रक्रिया है उसको 5 से 7 मिनट में कंप्लीट पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय लगेगा तो जो जानवर का दूध उत्पादन है, कुल उत्पादन, वो प्रभावित होगा, क्योंकि जो पशु के शरीर मस्तिष्क से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है उसका जो इफेक्टिव टाइम जो होता है वो 5 से 7 मिनट होता है। इसलिए जितना अपन जल्दी दूध निकालेंगे उस पशु का दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा। और जिस बर्तन में दूध दूध निकालने वाले डूम शेप होने चाहिए, यानी कि उनका मुंह ऊपर से पूरा खुला नहीं होना चाहिए, बाल्टी की तरह नहीं होना चाहिए। जो डूम शेप दूध के बर्तन होते हैं वो दूध निकालने में काम में लेने चाहिए, जिससे कि उनको धोने के बाद वापस अच्छी तरह से सुटेबल पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर से धोने के बाद उनको उल्टा सुखा के रखना चाहिए और दोबारा काम में लेने के पहले। और जो फीडिंग है, जानवर को अपन सूखा चारा नहीं खिलाना चाहिए दुहारी के समय, सिर्फ अपन हरा चारा या जो दाना है वो दुहारी के टाइम जानवर को अपन खिला सकते हैं, जिससे कि अपन उसके अंदर चारा दाना का वो कम से कम पार्टिकल वगैरह कम से। और दूध को छानना, यानी दूध दोहने के बाद उसको अच्छे मलमल के सूती कपड़े से या फिर छलनी से छानने के बाद ही अपन को काम में लेना चाहिए। तो इस प्रकार अगर इन सभी बातों का किसान भाई ध्यान रखेगा तो स्वच्छ दूध उत्पादन कर सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन का रखने की क्षमता भी ज़्यादा देर तक रख सकते हैं और उनके दूध के उत्पाद बनाएंगे तो भी उसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा और किसान अच्छा ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। सरसों की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में सरसों की खेती व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन भी किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार और पुष्पन की अवस्थाओं पर है। लेकिन इससे अधिक उपज के लिए जरूरी है कि फसल को कीटों से मुक्त रखा जाए। तो सरसों की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और इनका नियंत्रण कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SK खिंची। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सरसों में लगने वाले मुख्य कीट एवं उनका किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए। जनवरी फरवरी महीने में जब इनके फूल आने की अवस्थाएं हो जाती है सरसों की और मौसम भी थोड़ा सा इस तरह से बादल हो जाते हैं आकाश में, तो उस समय क्या है कि एक इसका जो मुख्य कीट है माहू, जिसे अपन लोकल भाषा में चेपा भी कहते हैं, ये कीट क्या है कि उस दिशा से आकर के जो बाउंड्री या जो खेत की मेड़ है उस वाले पौधों पे सबसे ज्यादा आकर के बैठता है। तो अपने को ये करना चाहिए कि जब लगातार अपने को जब भ्रमण करते हैं खेत पे तो अपन इसको शुरुआती अवस्था में ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इस कीट का एक विशेष चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिससे क्या है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो चिपचिपी हो जाती है और उससे जो प्रकाश संश्लेषण की, जिसे फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं, वो प्रॉपरली सही तरीके से नहीं हो पाती, जिससे क्या है कि जो पौधे हैं वो भोजन नहीं बना पाते हैं और जो नई नई पलियां बन रही होती है और जो फूल है उसे क्या है उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो वो उसमें जो बीज होते हैं, दाने होते हैं सरसों के, वो भी क्या है कि बिल्कुल सिकुड़े से हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपने को जो बाउंड्री पे जो भी इस तरह के प्रकोपित पौधे दिखाई दे जहाँ पे फूल वाला भाग हो, तो वो उनको क्या है कि अपने को इकट्ठा करके और एक तरफ नष्ट कर देना चाहिए। उससे क्या है कि अपनी फसल एक सप्ताह तक आगे जो प्रकोप होना चाहिए वो तो नहीं हो पाता है। फिर भी अगर अपन उसके तोड़ भी नहीं पाते हैं और देरी से बुआई की हो तो उसमें क्या है कि उस फसल में या सरसों में अपने क्या है कि माहू का प्रकोप काफ़ी हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि फिर अपने को कीटनाशक रसायनों का काम में लेना चाहिए। तो इसके लिए एक मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण होता है, 20 से 25 किलो उसको खेत में बुरकाव कर दें, या मिथाइल डिमेटोन 25 cc जो कि 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अपने को विशेष ध्यान, जब ये सरसों की फसल है, फूल वाली फसल है, तो अपने को कई चीज़ों का ध्यान
रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा किसान भाइयों को अपने खेत पे लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। और किसान भाइयों जहाँ पे मोइला होता है तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि कुछ अपने किसानों के मित्र कीट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें लेडी बर्ड बीटल, एक सरफिट फ्लाई, ये कुछ ऐसे कीट हैं जो उस महू की संख्या को कम करते हैं। तो उससे क्या है कि उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है और एक उनका जो प्रकोप है वो इतना नहीं हो पाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपने परभक्षी कीट है तो अपने को उस स्थिति में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आजकल अपना जो जैविक कीटनाशक भी बाजार में उपलब्ध है, तो एजेड्रेक्टिन नामक जो नीम आधारित कीटनाशक है, तो इसका क्या है कि 0.03% के हिसाब से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, अपना कीट प्रबंधन भी कर लेंगे और जो मोइला का जो प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा। इसी के साथ में मैं किसान भाइयों ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो फसल है तो इसको समय पे बुआई करें। समय पे बुआई करने से क्या, अगर अगेती बुआई करेंगे तो इसमें मोइले का प्रकोप कम होने की संभावना रहती है। तो एक है लगातार अपने को भ्रमण करते रहना चाहिए, उससे जो ऊपर वाले भाग हैं जहाँ जहाँ पे शुरू में दिखाई दे उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दें और आवश्यकता हो तो ही अपने को कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है तुलसीपुर आजमगढ़ के बसंत कुमार ने। आपने अरहर की फसल में कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि दलहनी फसलों में मुख्यतः अरहर जैसे है, अरहर की फसल में चूँकि हमको बताना है, यहाँ अरहर की फसल में पत्तियों पर जितने भी कीड़े लगते हैं उस पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे पत्ती लपेटक जो कीड़ा होता है वह नवंबर के महीने आते आते ख़त्म हो जाता है। वेजिटेटिव स्टेज में बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चिंता करने की बात है अरहर में, वो है फली और फूल की अवस्था में। जैसे हम फली वेदक कीट के नाम से मशहूर है, ये चना अरहर अन्य फसलों पर लगता है, लेकिन चने के यहाँ अरहर के बारे में बता रहे हैं। फिरोमोन ट्रैप की व्यवस्था, ये फिरोमोन जो है इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है, किसान भाई उसको जो है एक फिरोमोन ट्रैप पर जो है अगर 6 नर प्रौढ़ कीड़े 24 घंटे में लगातार 2 दिन तक 24 घंटे में 2 दिन में अगर मिल गए 6 नर प्रौढ़ कीड़े, तो समझ लीजिए कि आफत आने वाली है और किसान भाई को दवा छिड़काव कर देना चाहिए। अगर अरहर की एक फली एक पौधे पे उनको एक लार्वा मिल जाए तो समझिए कि ये जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है, लेवल है, आर्थिक दहली स्तर की सीमा पे आ गया है। तो दवा का छिड़काव करना होगा किसान भाइयों को। कि इसके लिए किसान भाई, हाँ, ये जो है इसकी जो मादा है, जब मादा प्यूपा से निकलती है तो नर और मादा प्रजनन के उपरांत मादा जो है फूलों फलियों पे अंडारोपण करती है। अंडे जो है गुच्छे में नहीं दिए जाते हैं, इसके द्वारा छिटका अंडे फलियों और फूलों पे दिए जाते हैं। फिर उसमें से 3 से 4 दिन बाद लार्वा निकल करके फलियों को भेदता हुआ अंदर चला जाता है, आधा हिस्सा लटकता रहता है, अंदर से खाता रहता है। इस तरह से उसकी लंबाई 6 बार त्वक पचन के उपरांत बढ़ती जाती है और खाने का मात्रा बढ़ता जाता है। इस कीड़े की जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा फलीवेदक कीट है, इसके फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, 3 स्टार जो इसका होता है, इस 3 अवस्थाओं में अगर आपने आक्रमण को रोकने के लिए कोशिश की तब तो आप कर पाओगे। अगर इसकी लंबाई बढ़ गई, 4th स्टार से आगे बढ़ गया तो आपको दिक्कत होगी, पेस्टिसाइड की मात्रा भी ज़्यादा खपत होगी और कीड़े मरेंगे भी कम। तो किसान भाइयों को इसमें क्या करना है, इमामेक्टिन बेंजोएट का जो है का आप 2 ml प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव करें या स्पाइनोसेट का छिड़काव करें। इसकी भी मात्रा ऐसे ही लगेगी, 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मात्रा लगेगी। और एक कीटनाशियों की छिड़काव के पहले किसान भाई को चाहिए कि नीम की निबौली का 5% घोल प्रति हेक्टेयर के लिए छिड़काव करें, जिससे 7 से 8 दिन तक कीड़े जो है खेत में आएंगे तो, लेकिन वो महक उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो खाना उनको पसंद नहीं आएगा तो खाएंगे नहीं और वो मर जाएंगे या उस खेत से बाहर निकल जाएंगे। तो नीम की निबौली का रस या नीम सीड कर्नल जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट,
या आप किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस 250 ये लार्वल इक्विवेलेंट समतुल्य लार्वा तुल्य उनका छिड़काव प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद जो है फलियों में भी वही दशा आगे बढ़ती जाती है। तो ये दवा अगर आप 21 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़क देते हैं तो आपका फली का पीरियड जो है करीब करीब पकने की अवस्था में आ जाएगा। फिर एक कीड़ा और है, वो है फली मक्खी। फली मक्खी से 70% नुकसान हो जाता है। सबसे खतरनाक कीड़ा है लंबी दीर्घावधि वाली अरहरों में। तो इसमें क्या है कि आपको किसान भाई को बताना चाहूँगा कि इसके जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं और चारों अवस्थाओं में अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्रौढ़ 4 अवस्थाएं हैं। लार्वा ही जो है नुकसान करने वाली अवस्था है और अंडारोपण जो है फलियों पर मादा कर देती है। फली जो मादा होती है वो घरेलू मक्खी से छोटे साइज का, ऐसा लगेगा घरेलू मक्खी का बच्चा है और चमचमाता हुआ टिंज हरे रंग का नीलापन लिए हुए होता है। नर और मादा प्रजनन के उपरांत मादा जो है फलियों पर अंडारोपण करती है। 3 से 4 दिन बाद उसमें लार्वा निकल करके दाने में प्रवेश कर जाता है और दाने में गैलरी बना के खाता है। एक दाना ही पर्याप्त होता है इसके विकास के लिए और फिर प्यूपा बन जाता है। प्यूपा जो है लाक्यूल में यानी अरहर की जो फलियों में जो कोष होते हैं, हर कोष में एक एक प्यूपा अगर उसमें लार्वा है तो बन जाता है। प्यूपा चॉकलेटी रंग का होता है और उसके बाद उसमें से प्रौढ़ मादा जो है फली मक्खी बाहर निकल जाती है। फिर नया पीढ़ी चली है। इस तरह से 3 पीढ़ियाँ जो है अरहर की लंबी अवधि वाली में, यदि कोहरे की अवस्था आ गई जनवरी में तब तो 2 पीढ़ियाँ होती हैं, नहीं तो 3 पीढ़ियाँ नॉर्मली ये पाई जाती हैं इसकी फली मक्खी की। किसान भाइयों को इसमें जो है थाइमेथाक्साम का छिड़काव करना, वही जो है 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होगा। और इसके अलावा है इमीडाक्लोपीड का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये जो है इस तरह से मात्रा इसकी भी इसकी इमीडाक्लोपीड की 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में पर्याप्त होगा। तो किसान भाइयों अगर इस तरह से आप प्रयास करते हैं तो आपका फसल का प्रबंधन हो जाएगा और कीटों से प्रकोप से बचा जा सकता है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है काशीपुर उधम सिंह नगर के राजेश पांडे ने। आपने लीची के बाग में कीट नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगी कि लीची के बाग में आपको अगले आने वाले महीनों में कौन से कीट प्रबंधन कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मौसम बदल रहा है और कभी कीड़ों की संख्या कम हो जाती है और कभी कीड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और इन कीड़ों का अगर हमें सही समय पर प्रबंध नहीं किया तो वो हमारी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे कुछ इलाकों में अष्टपदी माइट की बहुत बड़ी समस्या है और एक बार जिस पेड़ में आती है उस पेड़ को पूरी तरह नष्ट कर देती है और धीरे धीरे अब जो पेड़ की पैदावार है वो कम होती जाती है। आप इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो अष्टपदी है ये पेड़ों की पत्तियों को, जो नई पत्तियां होती हैं उन पर अपना असर दिखाती है, उनसे रस चूसती है तो पत्तियां जो है वो घुंघराली हो जाती हैं और घुंघराली होने के साथ साथ जैसे चॉकलेट का रंग होता है भूरे से रंग का, वैसे हो जाती हैं। और पत्तियों को अगर आप छुएंगे तो वो आपको चिकनी सतह की प्रतीत होगी और इसके साथ ही वो मुड़ने लग जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पत्तियाँ सारी जल गई हों। ये अष्टपदी एक बार आ जाती तो उसे फूल नहीं बनता है, फूल नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बैठेगा। तो इसलिए इसका उचित समय पर बहुत ही निदान आवश्यक है। तो अगर आपके पेड़ों में ये समस्या रहती है या आपके क्षेत्र में ये समस्या पाई जाती है तो आप अभी से इसका उचित प्रबंधन शुरू कर दें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आगे आने वाले माह में आप इसका निरीक्षण करें कि लीची के पेड़ों पे इस तरह के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, क्या पत्तियाँ घुंघराली हो गई हैं, जली हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अगर ऐसा है तो उनको आप काट लें और काट के जला दें। और इसके बाद में आपको एक दवा जो है अष्टपदी को मारने के लिए प्रयोग की जाती है उसका छिड़काव करना होगा। उस दवा का नाम आप लिख सकते हैं डाइकोफॉल। डाइकोफॉल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करना है। और अगर ये ना मिले तो ब्राइकोफॉल नाम से भी ये दवा उपलब्ध है और उसकी दर बिल्कुल वैसी ही है। जितनी पेड़ की आयु होगी या जितने पेड़ों की संख्या है उस हिसाब से आप इसका उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको ये अष्टपदी मारक रसायन नहीं मिलते हैं तो आप डाइमेथ्योर जो आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, आप उसे भी ले सकते हैं।
उसके लिए आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना होगा। और इसका 7 दिन के बाद आप दोबारा छिड़काव कर दें, यानी 15 दिन में 2 बार अगर छिड़काव कर देंगे काटने के बाद, तो ये अष्टपदी आपके पेड़ों से बिल्कुल चली जाएगी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और दूसरा छिड़काव आप इसका ध्यान रखिएगा कि जनवरी के माह में भी एक इसका छिड़काव कर दें। एक और होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि पत्ती लपेटक कीट, अभी तो वो जो कीड़ा है वो ज़मीन के अंदर चला गया है, प्यूपा अवस्था में है। तो आप एक काम ये करिएगा कि आजकल जितने भी कीट हैं वो सुप्ता अवस्था में चले गए हैं। तो इसके लिए आप अपने पेड़ों के आसपास की निराई गुड़ाई अच्छे से कर दें। अगर आप एक बार निराई गुड़ाई करेंगे, मिट्टी की उथल पुथल हो जाएगी, तो जितने भी कीड़े नीचे ज़मीन के अंदर हैं वो ऊपर की सतह पर आ जाएंगे, और जो हमारे कीट भक्षी चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं, वो उनका भक्षण कर लेंगे, और इस हिसाब से वो उनका जैविक नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। और जितनी भी खाद वगैरह आपको लगानी है वो दिसंबर के माह तक लगा दें, ताकि आपका जो पेड़ है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो और अच्छी पैदावार उसके साथ में आए। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कुछ कीड़े जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि परभक्षी कीट हैं। लीची में इस समय अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको एक बड़े कीड़े की एक बड़ी सी उथिका नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं प्रेइंग मैंटिस। ये एक परभक्षी कीट है। इसके अंड जो है बड़ा सा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि जैसे छोटा सा चिड़िया का घोंसला हो। तो अगर इस तरह की अगर आपके पेड़ों पर दिखाई दे रही है तो आपको करना ये है कि वहाँ से काट कर इसको ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पर कीड़े ज़्यादा पाए जा रहे हो। तो अगर इन सब चीज़ों का उचित रखरखाव और जल की समुचित व्यवस्था अगर आप करेंगे तो आपके जो लीची का पेड़ है वो अच्छे से पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन पर तकनीकी सलाह। आम के नए और 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले फल वृक्षों में आवश्यक प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।